माँ, अब आपका इस तरह से अकेले रहना ठीक नहीं है। हम दोनों तो शहर में रहते हैं और अब पिताजी भी नहीं रहे, तो आप हमारे साथ शहर चलिए। ताकि आप हमारे साथ रहेंगी तो हम दोनों भाई बेफिक्र रहेंगे और अपना काम कर पाएंगे। बड़े बेटे आनंद ने अपनी माँ से कहा, माँ, भैया ठीक कह रहे हैं। हम लोग अपने नौकरियों में व्यस्त रहते हैं तो बार बार गांव भी नहीं आ पाएंगे। आप साथ में रहेंगी तो अपना काम कर पाएंगे, वरना इतनी दूर आना संभव नहीं है। छोटे बेटे सचिन ने भी हामी भरी। सरस्वती देवी ध्यान से दोनों बेटों की बात सुन रही थी, पर उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। अभी 15 दिनों पहले ही पति का निधन हुआ था और अब तक इस सदमे से उभर नहीं पाई थी। 40 सालों का हर पल पति का साथ था। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से कभी बिछड़ जाएंगे। राजेंद्र बाबू बड़े ही सरल स्वभाव के थे। किसी की भी बात जल्दी से मान लेते थे। दूसरों के दुख दर्द को समझते थे। सभी की मदद किया करते थे। उनकी प्रशंसा हर कोई करता। घर परिवार, नात रिश्तेदार, राजेंद्र बाबू सबके प्रिय थे। परिवार में उन्होंने जो बोल दिया वह सराखों पर होता था। दोनों बेटे आनंद और सचिन भी अपने पिता का पूरा सम्मान करते थे। वह अपना खेत संभालते थे और उसी फसल को बेचकर दोनों बेटे को पढ़ाया था और उनकी शादी की। जब भी दोनों बेटे शहर से आते थे, उनको भरपूर प्यार मिलता था। सरस्वती जी उनके आने का नाम सुनकर उनकी पसंद के पकवान बनाने में लग जाते थे। बड़े प्रेम से बनाती और खिलाते थे। बेटों के आने की खुशी में वो सब भूल जाते थे, अपने घुटनों का दर्द और आंखों का धुंधलापन। राजेंद्र बाबू की खेती बाड़ी का अच्छा काम था। 2-3 खेत थे और अब वह बैठे बैठे काम कराते थे। उम्र के साथ अब उनसे ज़्यादा काम नहीं होता था, तो उन्होंने खेत पर काम करने के लिए कुछ लोगों को रख दिए थे। जीवन अपनी गति से चल रहा था। दोनों बेटे और बहू उन्हें शहर बुलाते थे, पर उनका मन तो अपने गांव में ही लगता था। यहाँ के रहन सहन खान पान के आदी हो गए थे। अच्छे वाले दिन निकल रहे थे। एक रात राजेंद्र बाबू छत पर टहल रहे थे। अचानक पैर फिसला, सिर के बल नीचे आ गिरे और वहीं उनके प्राण निकल गए। सारा परिवार उन्हें संभालने आ गया। सरस्वती जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। दोनों बहुओं ने संभाला और दोनों बेटों ने सारे क्रियाकर्म किए। अब बच्चों की भी पढ़ाई है और हमारा ऑफिस भी। बस इसी वजह से दोनों बेटे जाने की जल्दी मचा रहे थे। सरस्वती जी अपना घर और काम छोड़कर जाना नहीं चाहती थी और बेटे यहाँ रुक नहीं सकते थे। तो सरस्वती जी बेटों से बोली, तुम लोग चले जाओ, मैं यहाँ रह लूँगी। फिर यह घर और खेत भी तो है, इनको ऐसे कैसे छोड़कर चली जाऊँ। 40 साल की गृहस्थी का सामान है। मेरा शहर आकर रहना तो संभव नहीं है। आनंद ने कहा, हम बाद में आकर देख लेंगे। जब पिताजी नहीं रहे तो आप अकेले यहाँ कैसे रहोगी। सचिन ने भी हामी भरी। तो सरस्वती जी कुछ सोच समझ के जाने को राजी हो गई। अब उन्होंने मन बना लिया था जाने का। तो दोनों बेटे आपस में उलझ पड़े कि आखिर माँ किसके पास रहेगी। घर परिवार का, जमीन और गहने का तो बंटवारा कर लेंगे, पर माँ का बंटवारा कैसे करेंगे। दोनों की पत्नी ये सब देख रही थी। तो आनंद की पत्नी गुंजन बोली कि हम 1-1 साल के लिए माँ को रख लेते हैं। तभी सचिन की पत्नी अंजलि बोलती है, ना बाबा, 1 साल तक काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम लोगों का घूमने फिरने का भी तो रहता है ना। 1 साल तक लगातार मैं नहीं रख पाऊंगी। अच्छा तो 6 महीने का रख लेते हैं। गुंजन ने फिर कहा, भाभी, यह भी ज़्यादा हो जाएगा। 6 महीने में मुझे मायके भी तो जाना होता है और मेरे मायके से भी कोई न कोई आता रहता है। उनके लिए भी तो घर में जगह चाहिए। अब यह 6 महीने तक रहेंगी तो बाकी मेहमान कैसे आएंगे और रहेंगे। अंजलि फिर से बोलती है,
तो फिर तुम ही बताओ। गुंजन ने अपनी बात खत्म की। हम दोनों एक ही शहर में रहते हैं तो हर हफ्ते का रख लेते हैं। कम से कम एक एक हफ्ते अच्छे से मना पाएंगे, वरना संडे का ही कचरा हो जाएगा। अंजलि ने हंसकर कहा। चारों लोग बाहर बैठकर बात कर रहे थे। बच्चे सो गए थे, पर सरस्वती जी की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपने पति की तस्वीर को लगातार निहार रही थी और बोल रही थी, काश आप आज साथ होते तो मुझे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। हम दोनों मिलकर जिंदगी के दिन बिता लेते। पति का साथ हो तो पत्नी हर हाल में कहीं भी रह सकती है। मेरी दादी कहा करती थी, जहाँ पति है वहीं तेरा घर है। तेरा पति एक पेड़ के नीचे भी तेरे साथ खड़ा है तो वही घर है। और ये सोचकर उनकी आंखें भर आती है। पति के दम पर तो पत्नी सबसे लड़ जाती है। उसे पति का साथ मिलता है, एक भरोसा मिलता है, एक दिलासा होता है, एक मजबूती मिलती है। पर आज कुछ भी समझ नहीं आता है कि मैं अपने आप को समेटूं कैसे, कैसे मजबूत बनाऊं। 40 सालों में हुई हर बात, हर प्यार, मनाना रूठना, एक दूसरे की परवाह करना बार बार याद आ रहा था। तभी दरवाजे पर कुंडी बजती है। अपने आंसू पोंछकर दरवाज़ा खोलती हैं। आनंद आता है। माँ, अपना सामान बांध लो, आप मेरे साथ चल रही हो। सरस्वती जी भी इनकार नहीं कर पाई। कुछ महीने रहाऊंगी तो मन बदल जाएगा। और उन्होंने अपना सामान बांध लिया। तभी गुंजन कहती है, माँ जी, इतना सब ले जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने कपड़े रख लीजिए। वहाँ घर में आपकी पुरानी चीज़ों के लिए जगह नहीं है। सरस्वती जी का माथा ठनका। अपने पति की तस्वीर और उनकी किताबें क्या पुरानी हो गई हैं? बच्चों के बचपन के खिलौने क्या पुराने हो गए हैं? इनका कोई मोल नहीं रहा। अपने कपड़े और कुछ पूजा का सामान रख लिया। अपने घर मोहल्ले से दूर जाने का गम मन ही मन सताता रहा। फिर बाहर आई। आनंद के घर जाकर रुकिए। आनंद का फ्लैट चौथी मंजिल पर था तो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गई। बड़े दिनों बाद चढ़ी थी तो हाँफ गई। अंदर बैठते ही माँ बोली, बहू, पानी पिला दे, कंठ सूख रहा है। तभी आनंद बोलता है, माँ, वो भी तो सफ़र करके आई है, थक गई है। किचन वो सामने ही है, तो आप खुद जाकर पी लीजिए। वो गई, एक गिलास पानी लेकर पी ली। अब उन्हें थोड़ी भूख लगने लगी थी। बहू कमरे में जाकर बैठ गई। माँ, हमारा खाना तो होटल से आ रहा है, अब आप तो बाहर का कुछ खाएंगी नहीं, तो कुछ बना लीजिए। आनंद रसोई दिखाकर अपने कमरे में चला गया। नए ज़माने की गैस उन्हें जलाना नहीं आया। सामान का भी कुछ पता नहीं था, कहाँ क्या रखा है। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से गुंजन के चिल्लाने की आवाज़ आई, मेरी प्राइवेसी ही नहीं रही। इन जैसे गंवार के साथ तो एक दिन भी रहना मुश्किल है, तो 7 दिन कैसे रहूँगी। इन्हें इतना भी पता नहीं है कि जब बेटा बहू कमरे में होते दरवाज़ा नहीं खटखटाना चाहिए। सरस्वती जी सुनकर चली गई। अपने थैले में थोड़े चने रखी थी, वही निकाल कर खा लिए और बाहर ही कमरे में लेट गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है। होटल से खाना आ जाता है। आनंद खाना और बच्चों को लेकर कमरे में चला जाता है और सरस्वती जी बाहर ही लेटी रहती हैं। शाम को कमरा खुलता है। माँ बोलती है, आनंद, मैं कहाँ पर अपना सामान रखूँ? आप इधर स्टोर रूम में रख दीजिए। और टीवी देखने लगता है। गुंजन दिन भर थकान उतारने के बाद रात को किचन में जाती है। सरस्वती जी कहती हैं, मैं कुछ मदद करवा दूँ? वह थोड़ी मदद करवाती भी हैं। रात का खाना खाकर सब सो जाते हैं। अभी एक दिन भी नहीं हुआ और 2 बेटे को भारी लगने लगी थी। किसी तरह से 5-6 दिन निकले थे कि सोमवार की सुबह आनंद ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और बोलता है, माँ, सामान पैक कर लो, मैं आपको मेट्रो स्टेशन छोड़ आता हूँ। सरस्वती जी हैरान रह जाती हैं। फिर वह बोलती हैं, अभी तो 1 ही सप्ताह हुआ है। माँ,
मैंने और सचिन ने यह बंटवारा किया है कि आप 1 सप्ताह मेरे घर रहेंगी और 1 सप्ताह सचिन के घर रहेंगी। माँ यह सुनकर कुछ नहीं बोलती है। आनंद मेट्रो में बैठा आता है और वहाँ सचिन लेने आ जाता है। बड़े बेटे के घर रहने के बाद उत्साहित होकर छोटे बेटे के घर पहुँचती हैं तो घर पर कोई नहीं मिलता है। सचिन कहता है, माँ बच्चे स्कूल गए हैं, अंजलि किट्टी पार्टी में गई है, दोपहर को बच्चों को स्कूल से लेते हुए ही आएगी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, रसोई में कुछ खाना होगा, लेकर खा लीजिएगा। यह कहकर सचिन चला गया। वो रसोई में गई तो रात की रोटी अचार रखा था। उसने मेरे आने की खुशी में यह खाना बनाया है और मैं जब यह लोग घर आते थे पकवानों के ढेर लगा देती थी। अंजलि दोपहर तक घर आई। वह अपने और बच्चों के साथ व्यस्त रहती थी। खाना दे देती थी पर कोई पास बैठकर बात नहीं करते थे। सरस्वती जी अकेले रह रहकर परेशान हो गई थी। एक कमरे में उनकी जिंदगी कट रही थी। ना बेटा बहू के पास समय था, ना ही नाती पोतों के पास समय था। सबकी अपनी दुनिया थी। 1 सप्ताह हो गया था तो उन्होंने आनंद को सचिन के घर बुला लिया और कह दिया कि मुझे तो गांव छोड़कर आ जाओ, मेरा यहाँ मन नहीं लगता है। मैं अपने घर और खेत खलिहानों के साथ समय बिता लूँगी। लेकिन माँ, अब घर और खेत तो हमने बेचने के लिए बोल दिया है। जो भी पैसे आएंगे हम दोनों भाई बंटवारा कर लेंगे। अभी दोनों के घर छोटे हैं तो बच्चों के हिसाब से बड़े फ्लैट लेने हैं तो पैसे भी तो चाहिए। अब आपको और करना भी क्या है। सचिन ने कहा, एक सप्ताह हमारे साथ रहिए और दिन बिताइए। माँ बोली, नहीं, मेरा घर है वहाँ, मेरे खेत हैं, मैं उन्हें बेचने नहीं दूँगी और सब मेरा है। मैं अब वहीं जाकर रहूँगी। तुम दोनों के घर मैंने रहकर देख लिया है। मैं 1 सप्ताह से ज़्यादा यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। तुमने मकानों का बंटवारा किया है और अब घर का और खेत का बंटवारा मैं नहीं करने दूँगी। माँ का स्वागत ऐसे किया जाता है। आनंद, तूने परिवार के साथ कमरे में बंद होकर खाना खा लिया और मैं बाहर भूखी बैठी रह गई। और सचिन, तूने पहली बार मैं तेरे घर आई तो रात की ठंडी रोटी और अचार खिलाया। जो माँ तुम सब के लिए पकवान बनाती थी, वही माँ तुम सब पर भारी पड़ गई। तुम दोनों घर और खेत बेचकर नया मकान कर लोगे। बच्चों के लिए कमरा लेने को कह रहे हो और माँ के लिए कोई कमरा नहीं है। माँ स्टोर रूम में रहने के लिए आई है ना। यह सुनते ही दोनों भाइयों की नज़रें झुक गई। वह बोली, मेरा गांव का घर नहीं बिकेगा, ना ही खेत बिकेंगे। मैं अपने अंतिम समय तक वहीं रहूंगी और यही मेरा आखिरी फैसला है। मेरे जीते जी तुम दोनों ने माँ का बंटवारा कर दिया, पर मेरे घर और खेतों का अभी कोई बंटवारा नहीं होगा। मेरे मरने के बाद जो चाहे कर लेना। तुम मेरे गांव की टिकट करा दो। मेरा तो तुम दोनों के घर दम घुटता है। मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। माँ, हम आपको कार से छोड़ाते हैं, दोनों भाइयों ने कहा। रहने दो। जो माँ को भर पेट खाना नहीं खिला सकते, जो माँ के पास 2 घड़ी बैठ नहीं सकते, माँ के लिए अपनी कीमती समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। मैं चली जाऊँगी। और सरस्वती जी ने अपना सामान जाने के लिए बांध लिया। दोस्तों, पिता के जाने के बाद माँ का बंटवारा पहले ही हो जाता है। माँ को कौन करेगा, कितने समय के लिए रखेगा, इस पर बड़ी बहस होती है। लेकिन माँ की इच्छा होनी चाहिए कि वह किस बेटे के साथ और कितने दिनों तक रहना चाहती है। माँ को बंधन में बांधना, उनका बंटवारा करना उचित नहीं है। बंटवारा सिर्फ वसीयत पर ही नहीं रुकता। अब माँ बाप भी बांट दिए जाते हैं, वसीयत की तरह। दोस्तों, इस प्यारी सी कहानी पे आपका क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक करिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।